नमस्ते। आज का वीडियो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है, तो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो पहले वीडियो में हमने पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पार्ट 1 की कवर किए हैं। उसमें ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, वो क्यों चालू किया है और उसमें क्या क्या कैटेगरीज है उसमें, और उसका टारगेट कमर्शियल बैंक्स के लिए, फॉरेन बैंक्स के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, रीजनल रूरल बैंक के लिए, सबके लिए अलग अलग टारगेट होता है। वो टारगेट क्या है और उसके बाद एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या होते हैं और रीजनल डिस्पैरिटीज। तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने क्या स्टेप लिए हैं, तो ये सब हमने डिटेल में कवर किया है। प्लीज गो एंड वॉच द पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। अब हम पार्ट 2 डिटेल में कवर करेंगे। तो पहला है, हमने देखा है कि बहुत सारे कैटेगरीज है ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, तो उसमें पहले हम एग्रीकल्चर कैटेगरी को देखेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कैटेगरी जो भी पैसा फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर और एलीड एक्टिविटीज के लिए दे रहे हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्लासिफाई होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को आपको पता है ना, हार्वेस्टिंग, सोइंग, ये सब होता है। और एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज ये सब क्या होता है, ये होता है फिशरीज, बी कीपिंग, तो ये सब ना एलीड एक्टिविटीज होते हैं। तो लेंडिंग फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज के लिए जो भी पैसे बैंक दे रहे हैं ना, वो एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप देखिए तो इसमें नेगोशिएबल वेयरहाउस रेसिप्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रेसिप्ट्स, इट हैज बीन इंक्रीज टू 90 lakhs। तो अप टू 90 lakhs इफ यू हैव गिवन अंडर दिस नेगोशिएबल वेयरहाउस रेसिप्ट्स, वो आप पीएसएल लोन में क्लासिफाई कर सकते हैं। और सिर्फ वेयरहाउस रेसिप्ट्स आप अप टू 60 lakhs इस पीएसएल में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये कंपेयर टू द प्रीवियस सर्कुलर, तो ये अब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैंने थोड़ा डेटा यहाँ कवर किया है जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंक्रीज हुआ है वो भी मैंने कवर किया है, जो सेम है वो भी मैंने कवर किया है। ओके, जो भी इंक्रीज हुआ है ना, उसके बाजू में यहाँ इंक्रीज ये सिंबल होगा। इंक्रीज सिंबल नहीं है तो वो इंक्रीज नहीं हुआ, जो प्रीवियस लिमिट था वही है अब भी ये लिमिट। ठीक है, तो नेगोशिएबल वेयरहाउस रेसिप्ट का नया लिमिट है 90 lakhs और वेयरहाउस रेसिप्ट का नया लिमिट है 60 lakhs। और ये 16 एग्रीकल्चर पंप, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स, किसान क्रेडिट लोन, ये सब भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही आता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस नेगोशिएबल वेयरहाउस रेसिप्ट्स, व्हाट इज दिस जस्ट वेयरहाउस रेसिप्ट्स, हम ये डिटेल में कवर करेंगे। तो ये वेयरहाउस रेसिप्ट का कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, देयर इज अ फार्मर एक्स, उन्होंने हार्वेस्ट किया है और उनका ग्रेन्स जो भी है, राइस या वीट या कॉर्न, जो भी ग्रेन्स हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रेन्स हार्वेस्ट करेंगे ना, राइस या वीट कुछ भी, वो ग्रेन्स, वो गुड्स को लेकर उन्होंने एक वेयर हाउस गए हैं। ठीक है, ये एक वेयर हाउस है। वेयर हाउस क्या होता है, यहाँ एक स्टोरेज जैसे होते हैं, क्योंकि फार्मर के पास स्टोरेज का स्पेस नहीं होता है ना, तो जो भी ग्रेन्स उन्होंने हार्वेस्ट किया है वो एक वेयर हाउस में जाकर स्टोर करते हैं। जैसे अमेजॉन वेयर हाउस है, वही है ये भी वेयर हाउस। ये एक नॉर्मल वेयर हाउस नहीं, ये एक रेगुलेटेड, प्रॉपरली रेगुलेटेड वेयर हाउस होगा। ठीक है, तो यहाँ ग्रेन्स को स्टोर करते हैं इस वेयर हाउस में। उसके बाद ये वेयर हाउस फार्मर को क्या देता है, इस फार्मर को रेसिप्ट देता है कि इतना गुड्स है। मानते हैं कि इसमें वर्थ ऑफ रुपीज 1 लाख का गुड्स है। ओके, उन्होंने यहाँ राइस को हार्वेस्ट किया है, एग्जाम्पल में राइस ही लेते हैं। ठीक है, राइस को हार्वेस्ट किया है और राइस को यहाँ स्टोर किया है, और उस राइस का टोटल वैल्यू है 1 लाख रुपीज। उसके लिए ये वेयर हाउस ने इस फार्मर को रिसिप्ट दे दिया है, और इस फार्मर ना ये रिसिप्ट को लेकर एक बैंक जाता है और उस बैंक को ये रिसिप्ट सबमिट कर देता है कि मैंने 1 लाख वर्थ का राइस यहाँ इस वेयर हाउस में स्टोर किया है। तो यहाँ देकर ये बैंक ना, ये रेगुलेटेड वेयर हाउस है, तो इसको ट्रस्ट करके ये बैंक इस फार्मर को पैसा देता है, मे बी 80,000, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, या 70,000 वो वैल्यू देता है, और उसके बाद पे करने के बाद वो ये लोन देगा। उसके बाद इस पैसे से कुछ काम करेगा फार्मर,
और उसके बाद पे करने के बाद ये वेयर हाउस का सामान लेकर वो सेल कर देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेयर हाउस रिसिप्ट। ये वेयर हाउस रिसिप्ट देता है और उस रिसिप्ट से ये पैसा मांगता है, सो ही इज गेटिंग अ लोन अगेंस्ट दिस रिसिप्ट। दिस इज कॉल्ड वेयर हाउस रिसिप्ट। वी सॉ व्हाट इज वेयर हाउस रिसिप्ट। नाउ व्हाट इज दिस नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। दो थिंग्स हम देखें ना, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट का लिमिट था 90 lakhs और वेयर हाउस रिसिप्ट का था जस्ट 60 lakhs। ये 30 lakhs का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स में इस बैंक हैज पावर, इट हैज क्लेम ओवर, इट हैज राइट्स ओवर दीज गुड्स। जो भी गुड्स यहाँ स्टोर हुआ ना, उस पर बैंक के लिए एक क्लेम या राइट है, उस गुड्स पर राइट्स है, ठीक है। मानते हैं कि कुछ दिन बाद ये 70,000 लोन नहीं रीपे करता है, तो ये बैंक इस वेयर हाउस को जाकर इस नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट देकर ये गुड्स वो ले सकता है और मार्केट में वो बेच सकता है। If the bank holds just warehouse receipt and not negotiable warehouse receipt, then he cannot access the goods. Okay, I'm telling it once again, फिर से मैं बोल रही हूँ, सिर्फ warehouse receipt से आप ये बैंक गुड्स नहीं एक्सेस कर सकता है। warehouse receipt से warehouse receipt से लोन ही ले सकता है फार्मर, लेकिन बैंक ये warehouse receipt से गुड्स नहीं एक्सेस कर सकता है। जो फार्मर इसको सबमिट किया है वो ही इस गुड्स को एक्सेस कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट, बैंक हैज द राइट्स ओवर द गुड्स। ओके, बैंक्स हैज द राइट्स ओवर द गुड्स, इसीलिए इसका लिमिट ज्यादा है, क्योंकि उनके पास राइट्स है ना, तो यहाँ रिस्क थोड़ा कम है, इसीलिए इनका लिमिट भी ज्यादा है। तो नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स का लिमिट है 90 lakhs और नॉर्मल वेयरहाउस रिसिप्ट्स का लिमिट है 60 lakhs। तो दीज टू इफ यू सी इट हैज बीन इंक्रीज। पहले प्रीवियस सर्कुलर से अब लेटेस्ट सर्कुलर देखें तो ये लिमिट इंक्रीज हुआ है। सो प्लीज रिमेंबर दिस लिमिट 90 lakhs and 60 lakhs and understand the concept also. नेक्स्ट है फार्म क्रेडिट फॉर कॉर्पोरेट फार्मर्स, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स। ये बड़े बड़े फार्मर्स या कॉर्पोरेट फार्मर्स मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की फार्मर्स होते हैं ना, तो वो फार्मर्स का लिमिट है। नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स में लिमिट है 4 crores और वेयरहाउस रिसिप्ट्स में उनका लिमिट है 2.5 crores। ओके, रिमेंबर नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स 4 crores और नॉर्मल वेयरहाउस रिसिप्ट्स 2.5 crores। और नॉर्मल फार्मर्स हमने देखा कि इसमें 90 lakhs और इसमें 60 lakhs और लोन अप टू 10 crore पर बोरोइंग एंटिटी टू एफपीओस। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो कई इट्स नथिंग बट व्हेन ग्रुप ऑफ फार्मर्स दे कम टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे 100 या 200 फार्मर्स एक ग्रुप बन सकते हैं और उस ग्रुप का नाम होगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उनके लिए ना अप टू 10 crore एक बैंक ने लोन दिया तो उस लोन को एक प्रायोरिटी सेक्टर लोन लेंडिंग लोन क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं क्या क्या लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं, अप टू व्हाट लिमिट। तो यहाँ आप देखें तो नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट में अप टू 4 crores इट कैन बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्लीज रिमेंबर द वैल्यूज। नेक्स्ट है अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए अप टू क्या लिमिट आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं, अप टू 100 crores पर बोरोवर। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जो भी लिमिट प्रीवियसली था वही लिमिट अब भी है, लेकिन मैं सिर्फ ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है इसलिए मैं बता रही हूँ, दिस लिमिट हैज नॉट बीन चेंज्ड। आई एम टेलिंग इट वंस अगेन, ये लिमिट में कुछ चेंज नहीं हुआ। और सिमिलरली स्टार्टअप्स में भी लिमिट नहीं चेंज हुआ है। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए लोन अप टू 50 crores कैन बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन्स। नेक्स्ट अब देखिए तो आप जानते हैं कि एनबीएफसी का वन मेन सोर्स ऑफ फंड है बैंक। ओके, क्योंकि बहुत सारे एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होते हैं। ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या? तो ये बहुत सारे एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होते हैं, मतलब है कि कस्टमर्स से डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। बैंक्स का मेन सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? डिपॉजिट्स। उस डिपॉजिट्स को बैंक्स कन्वर्ट करके लोन्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे एनबीएफसी होते हैं जिनको कस्टमर से डिपॉजिट लेने के लिए राइट्स ही नहीं है, तो उनका सोर्स ऑफ फंडिंग, मेन सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होता है? बैंक्स। ठीक है, बैंक्स दे बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स और उसके बाद उस पैसे से वो कस्टमर्स को लोन देते हैं।
तो बैंक्स बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द एनबीएफसी। ठीक है, तो इसमें है ना एक बैंक एनबीएफसी को लोन दे रहा है और उन एनबीएफसी एग्रीकल्चर के लोन दे रहा है। तो अप टू 10 लाख पर बोरोवर इस बैंक उनके बैलेंस शीट में उसे वो लोन को प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग लोन जैसे क्लासिफाई कर सकता है। आई टेल यू वंस अगेन, एक बैंक पैसा दे रहा है एनबीएफसी को और एनबीएफसी 10 लाख पर बोरोवर, मानते हैं कि 8 लाख उन्होंने एग्रीकल्चर अंडर एग्रीकल्चर उन्होंने एक पर्सन ए को दे दिया है। तो इस लोन को ना बैंक ए कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग लोन अंडर एग्रीकल्चर। ठीक है, सो रिमेंबर दिस नंबर 10 lakhs अप टू 10 lakhs पर बोरोवर अंडर द एग्रीकल्चर। दिस लिमिट ऑल्सो हैज नॉट बीन चेंज। इस लिमिट में भी कुछ चेंज नहीं हुआ। इस स्लाइड में जो भी नंबर्स है ना उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ जो भी पहले सर्कुलर था वही नंबर है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज रिमेंबर द नंबर्स। तो दिस वन अलीड एक्टिविटीज बी फिशरीज ये सब है ना, तो उसमें इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इज द न्यू लिमिट इज 2.5 lakhs। सो loans up to 2.5 lakhs to individuals solely engaged in the allied activities। तो सिर्फ इसी में चेंज हुआ है। तो न्यू रिमेंबर द न्यू लिमिट वो है 2.5 lakhs। नेक्स्ट है एमएसएमईज। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें स्टार्टअप का लिमिट है अप टू 50 crores। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप का लिमिट है भी 50 crores ना। और इसमें भी बैंक एनबीएफसी को देगा और एनबीएफसी किसी एमएसएमई को देगा अप टू अ लिमिट ऑफ 20 लाख पर बोरोवर। तो ये बैंक इस लोन को प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में क्लासिफाई कर सकता है। ठीक है, इसमें भी कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भी प्रीवियस सर्कुलर में था वो ही सेम लिमिट इज ऑल्सो देयर इन दिस सर्कुलर। रिमेंबर दिस, स्टार्टअप 50 crores और गिविंग लोन्स टू एमएसएमईज वाया एनबीएफसी वो लिमिट है 20 lakhs। एग्रीकल्चर में वो लिमिट था 10 lakhs और इसमें ये लिमिट है 20 लाख। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो इसमें आप देखिए तो डोमेस्टिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें ना इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर द करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर अप टू 2% ऑफ ANBC और CEOBSC whichever is higher subject to a sanction limit of up to 50 crore per borrower। तो इसमें ये लिमिट इंक्रीज हुआ है, दैट इज अप टू 50 crore पर बोरोवर। मैक्सिमम लिमिट है अप टू 50 crore पर बोरोवर। तो ये क्या होता है इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर प्रेसिडिंग ईयर, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों? मैं एक सिंपल से बता देती हूँ। मानते हैं कि बैंक ए ने लास्ट ईयर उन्होंने 10 crore लोन एक्सपोर्ट क्रेडिट में दिया है और इस वर्ष उन्होंने 15 crores एक्सपोर्ट क्रेडिट में दिया है। तो इसमें इंक्रीमेंटल कितना हुआ? 5 crore हुआ। तो ये 5 crore वो PSL में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और कंडीशन है अप टू 2% ऑफ ANBC। मानते हैं कि उनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है 100 crores। ओके, तो इसमें 2% कितना होता है? 2 crore। सो इंक्रीमेंटल हुआ 5 crores और ये एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट से हमें मिला 2 crore। तो हमने देखा है कि अप टू द लिमिट ऑफ 2%। तो यहाँ कितना क्लासिफाई कर सकते हैं या इस एक्सपोर्ट क्रेडिट को PSL से? जो सिर्फ 2 crore, क्योंकि लिमिट है अप टू 2%। इंक्रीमेंटल तो 5 crores है लेकिन इसका लिमिट है अप टू 2%। तो here the private sector lending under export credit, if you see, it is 2 crores। And also there is one more limit that is subject to sanction limit of up to 50 crore per borrower। सिर्फ 50 crore पर borrower ही आप प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबोव। इसमें देखिए तो इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर अप टू 2% ऑफ ANBC और CEOBC whichever is higher। इसमें ये 50 crore का लिमिट नहीं है। नेक्स्ट फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट अप टू 32% ऑफ ANBC। तो दिस वन एंड दिस वन आप देखिए तो यहाँ इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रहा है। लेकिन लेस देन 20 ब्रांचेस में देखे तो फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस में देखे तो यहाँ डायरेक्टली अप टू 30% ऑफ द ANBC। Remember these numbers. Remember the way export credit PSL is calculated also.
नेक्स्ट होता है एजुकेशन। तो वी सॉ नो एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरी अंडर द PSL, प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर लेंडिंग। तो इसमें भी लिमिट इंक्रीज हुआ है, तो नया लिमिट है 25 lakhs। मैं प्रीवियस लिमिट नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द न्यू लिमिट। प्रीवियस लिमिट याद रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, पूछेंगे तो नया लिमिट ही पूछेंगे, इसलिए मैं यहाँ प्रीवियस लिमिट नहीं रखा है, मैं नया लिमिट रखा हूँ। और जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है ना, वो भी जैसे वो स्टार्टअप था उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डेटा हमने इस स्लाइड में शेयर किया है, ठीक है। तो एजुकेशन का नया लिमिट है 25 lakhs। लोन्स टू इंडिविजुअल्स फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज not exceeding 25 lakh will be considered as eligible for priority sector classification. नेक्स्ट है हाउसिंग। तो पहला ना हाउसिंग में जिस सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन था, पहला था मेट्रो और दूसरा था नॉन मेट्रो, ठीक है। तो ऐसे ही 2 क्लासिफिकेशन था, फॉर बाइंग अ न्यू हाउस और एन एग्जिस्टिंग हाउस, एंड ऑल्सो फॉर रिपेयरिंग। एग्जिस्टिंग हाउस आपके पास है लेकिन उसमें तो ऑल्ट्रेशन करना है ना, उस लोन को भी आप PSL लोन क्लासिफाई कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट। ओके, नया घर या एग्जिस्टिंग घर खरीद रहे हैं ना, उस लोन को भी अप टू अ सर्टेन लिमिट आप प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें सिर्फ टू टाइप्स ऑफ सब क्लासिफिकेशन था, पहला था मेट्रो में घर खरीदना और दूसरा था नॉन मेट्रो में घर खरीदना। लेकिन अब में ना नया सर्कुलर में 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो है कैटेगरीज विथ पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख एंड अबोव। 50 लाख एंड अबोव होते हैं तो उस सिटी में लोन लिमिट 50 lakhs एंड मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट इज 63 lakhs। ये क्या होता है और ये क्या होता है? ये होता है वो मैक्सिमम हाउस का कॉस्ट, ठीक है। 63 lakhs ही होना चाहिए, 63 lakhs से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम लेकिन हो सकता है। तो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द हाउस 63 lakhs होना चाहिए, और जो भी लोन आप ले रहे हैं ना, उस लोन का लिमिट सिर्फ 50 lakhs होना चाहिए, तो तभी ये PSL लोन मान सकता है। मानते हैं कि एक सिचुएशन या सिनारियो है, लोन तो उन्होंने 50 lakhs ही बैंक ने दिया है, लेकिन उस घर का कॉस्ट है 70 lakhs, देन विल इट बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग लोन? नो, बिकॉज ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द हाउस शुड बी 63 lakhs and the loan limit should also not exceed 50 lakhs. Then only that loan can be classified as private sector lending loan. और सेंटर्स विद पॉपुलेशन 10 lakhs between 10 to 50 lakhs देखे तो उनका लोन लिमिट है 45 lakhs और उनका घर का कॉस्ट होना चाहिए सिर्फ 57 lakhs, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंटर विद पॉपुलेशन बिलो 10 lakhs देखे तो मैक्सिमम लोन लिमिट है 35 lakhs और मैक्सिमम घर का कॉस्ट होना चाहिए 44 lakhs। रिमेंबर दीज नंबर्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट, हमने नया घर या एग्जिस्टिंग घर खरीदने के लिए देखा है। नेक्स्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये है रिपेयरिंग कॉस्ट। तो इसमें देखें तो सेम 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, 50 lakhs, 10 to 50 lakhs, बिलो 10 lakhs। तो इसमें है ना लोन लिमिट है 15 lakhs, मैक्सिमम कॉस्ट सेम, ये तो सेम होगा 63, 57, 44, ये कॉस्ट सेम है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। ये घर का कॉस्ट सेम है। ये लोन प्रोवाइडेड फॉर रिपेयरिंग देखिए तो मैक्सिमम लोन लिमिट 15 lakhs, देन 12 lakhs, देन 10 lakhs। रिमेंबर दिस नंबर, रिमेंबर दिस नंबर, रिमेंबर दिस नंबर, ये तीनों नंबर्स आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें भी चेंजेस हुआ है। तो 8 crores लिमिट इंक्रीज टू 8 crores पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन एंड ऑल्सो वाटर इम्प्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल्स। तो यहाँ पैसा जाइए तो उनका लिमिट है, उसके लिए लिमिट होगा 8 crore पर बोरोवर। तो अप टू 8 crore पर बोरोवर इट कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग लोन। और नेक्स्ट 12 crore पर बोरोवर्स if that money is used for constructing healthcare facilities in tier 2 to tier 6 centers. Remember, tier 2 to tier 6 centers में आपको healthcare facilities build करना है तो up to 12 crores per borrower आप PSL loan classify कर सकते हैं। So this limit, both the limit has been increased. You limit 8 crores per borrower for schools, drinking water facility वो सब करने के लिए, और 12 crore हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टायर 2 to टायर 6। ये भी याद रख लीजिए, यहाँ टायर 1 नहीं है, ठीक है, इसमें टायर 1 नहीं है, बाकी सब टायर्स है।
नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी इंक्रीज हुआ है, नया लिमिट है 35 करोड़। रिन्यूएबल एनर्जी मालूम है ना, तो वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लाइक स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम, जनरेटर्स, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब करने के लिए आप ये रिन्यूएबल एनर्जी का पैसा यूज कर सकते हैं और अप टू 35 करोड़ आपको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में क्लासिफाई हो सकता है। द लिमिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा है कि 8 करोड़ और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए 12 करोड़, और इसमें नया लिमिट है 35 करोड़। फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड पर बोरोवर ये है 10 लाख, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है, सेम एज ओल्ड, जो भी प्रीवियस सर्कुलर में था वही है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो सेम एज ओल्ड 10 लाख पर बोरोवर। नेक्स्ट दिस वन इफ यू सी वीकर सेक्शंस, इसमें ना ऑलमोस्ट 13 थिंग्स आर देयर, 13 types. So if the bank provides loan to small and marginal farmers, then that will come under weaker section. तो ये सब ना weaker sections कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये इसमें ना बहुत सारे सेम ही हैं, सिर्फ थोड़ा इंक्रीज हुआ है, सिर्फ थोड़ा एडिशन भी हुआ है। ओके, जो भी वीकर सेक्शन पहले सर्कुलर में था वही है, सिर्फ थोड़ा इंक्रीमेंट और थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है। तो अब देखिए तो ट्रांसजेंडर्स, पहले सर्कुलर में, द प्रीवियस सर्कुलर में ट्रांसजेंडर वीकर सेक्शन में नहीं था, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है। अब नया ट्रांसजेंडर हैज बीन न्यूली एडेड अंडर दिस वीकर सेक्शन, और पहले सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स था, अब जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप भी ऐड हुआ है वीकर सेक्शंस के अंदर। और पहला आर्टिसंस विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज दैट इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट डू नॉट एक्सीड 2 लाख, तो पहला इस लिमिट था 1 लाख, अब ये आर्टिसन विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज का लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 2 लाख, तो नया लिमिट है 2 लाख। ओके, डोंट रिमेंबर द प्रीवियस लिमिट, एरेज इट ऑफ फ्रॉम योर माइंड, नया लिमिट है 2 लाख। और नेक्स्ट है इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज अप टू 2 लाख, इंडिविजुअल का वुमेन का बेनिफिशियरी का लिमिट भी इंक्रीज हुआ है अप टू 2 लाख, तो ये सब नया लिमिट है, ये सब नया मॉडिफिकेशन है। सो विद दिस पार्ट 2 ऑफ द PSL कम्स टू एन एंड। तो हमने इन डिटेल प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का सर्कुलर हमने कवर किया है। और एक बात है, जो भी बैंक्स ना ये 40% टारगेट, ये 18 या ये 75% जो भी बैंक्स नहीं फुलफिल करते हैं, टारगेट नहीं मीट करते हैं, तो वो बैंक्स ना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ नाबार्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं उनका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का टारगेट फुलफिल करने के लिए। मानते हैं कि उनका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग टारगेट था 10 करोड़, लेकिन उन्होंने सिर्फ 9 करोड़ को इन्वेस्ट किया है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग लोन्स को लोन दिया है, तो बाकी 1 करोड़ है ना, वो 1 करोड़ उन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में वो डाल सकते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बिलोंग्स टू नाबार्ड, नाबार्ड उस फंड को मैनेज करता है, ठीक है। जो भी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग टारगेट को फुलफिल नहीं किया है उस मनी बैंक्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन रिटर्न उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, दिस इंटरेस्ट रेट विल बी अनाउंस्ड बाय द RBI, इट विल कीप ऑन बी चेंजिंग। और ठीक है, जो भी कंप्लीट नहीं किया प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, जो भी कंप्लीट नहीं किए हैं वो ये RIDF फंड में डाल सकते हैं। So this is all, private sector lending part 2 has been completed. So we have covered in detail. Please read it. Please watch the video 1 or 2 times and note down the important points.